बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? कोई बोले। हेलो, किस किस ने ज्वाइन किया है भाई? आवाज़ नहीं आ रही है आपको? सर मुझे तो आ रही है। कौन बोल रहा है? मैं मारिया। अच्छा, मारिया को तो आनी है, बाकी लोगों की फिक्र करे ना। बाकी लोग सर मुझे भी आ रही। आप कौन है? सर शानजा। शांजा। अच्छा बेटा, चलो ठीक है। और कौन कौन है भाई? ज़रा बताएं, ज़रा हाजिरी लगवाएं ना। अली अदर ने ज्वाइन किया है? हेलो, और कौन कौन है भाई जिन्होंने ज्वाइन किया है? ज़रा जल्दी से बताइए। ये लगता है दो ही हैं, शांजे और मारिया ही है। आपस में इन्होंने कर लिया है, और कोई करे ना करे। हम पढ़ने वाले बच्चे आ गए हैं ना आपके लिए। अच्छा जी। अच्छा, हसाना ने ज्वाइन किया है भाई? नहीं किया, आवाज़ नहीं आ रही। और भाई किस कौन कौन सा बेटा, ज़रा नाम बुलाओ ना, किस किस ने क्लिक किया था? बख्तावर है और हसाना का नाम है तो सही। बख्तावर है भाई? बोल तो नहीं रही बख्तावर। लड़कों में से किस किस ने किया? कोई भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब संजीदा नहीं है लोग। ये देख लें, हाल क्लास का पूरे लेक्चर होने हैं, और अभी पूरी क्लास जो है ना वो अभी भी दिलचस्पी नहीं ले रही। अब तो बड़ा थोड़ा टाइम रह गया। हाँ जी, ग्रुप में और कौन से बच्चे रह गए हैं? ज़रा जल्दी से दोबारा मैसेज करके देख लें। अच्छा बच्चों, ये लेक्चर हो चुका है पहले, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप में से किसने यूट्यूब पर MCQ जो तर्कस कॉन्स्टिट्यूशन के देखे हुए हैं? हाँ बेटा सांझे, आपको आवाज आ रही जी है सर। सांझे? आपने वो पढ़े जी हुए आ हैं रही है। यूट्यूब पर जो हमने दिए थे MCQs, वो देखे हुए हैं आपने? नहीं सर, कौन से एमसीक्यूज? लेक्चर था एक, वो तो एमसीक्यूज तो नहीं थे। नहीं, MCQs ही दिए थे, लेक्चर तो वहाँ दे ही नहीं रहे थे हम। वो MCQ समझाए थे ज़रा डिटेल में। तो MCQ सामने नज़र नहीं आ रहे थे आपको? चलो नहीं अभी सर, मैं अभी दोबारा सामने देख आते हैं। लूंगी। अच्छा, बाकी ये देख लें कि बाकी बच्चों में से भी जिस जिससे रबता है उसका पता कर लें आप, कि भाई क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, ताकि हम चाहते हैं ये शुरू हो जाए। आज सिर्फ ट्रायल है, ट्रायल में हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछला जो हो चुका है उसी को करें। 2:30 बजे आपका इंग्लिश का होगा। उनका टाइमिंग ऐसा, बड़ी कोशिश किया है 1 बजे आ जाएं या लेट आ जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 2:30 बजे आ सकता हूँ। तो इंग्लिश का आपका सारा ही सिलेबस रहता है। पार्ट 1 में उन्होंने 8-10 दिन में काफ़ी काम करवाया है, इसलिए उम्मीद है आपका भी जल्दी वो कर देंगे। हफ्ते में 3 दिन चाहता हूँ क्लास। अगर आप 2 दिन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन जितना काम मिले वो काम आपने किया करना। क्या ख्याल है? रिस्पांस दिया करें, पता चले आवाज़ आ रही है। आवाज़ को चेक करने के लिए बार बार सवाल करता हूँ। जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, तो ये आपने तसल्ली मज़ीद कर लेनी है कि सब स्टूडेंट तक आवाज़ पहुँच जाए। तो अब जो बात है कि हमने इसको किस तरह लेकर चलना है, थोड़ा इस पर मैंने कह दिया कि 2:30 बजे इंग्लिश का पीरियड हुआ करेगा। आप मशवरा आपस में कर लें कि तीन तीन दिन होना चाहिए या 2 दिन होना चाहिए लेक्चर आपके। इसी तरह आपको नंबर मिल जाया करेगा, आप कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद 3 या 4 लेक्चर हम कर देंगे। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने रेगुलर हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, चाहे चंद तालिब इल्म हो, उनकी पढ़ाई जो है ना वो हो। इसलिए पूरी कोशिश होगी कि उन्हें हम सही तरह गाइड कर लिया करें।
तो आप मेहरबानी ये करें कि रेगुलर पढ़ें, ताकि जो चंद बच्चे भी होंगे सिलेबस कवर होगा तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। टीचर को ज़ाहिर है हमने पे करना है, तो उनसे पूरा फ़ायदा ना उठाएं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो आपसे यही तवक्का करते हैं कि आप अब रेगुलर पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा आसानी क्या है कि पता नहीं आप घर में बिस्तर में बैठ कर पढ़ रहे हैं या चारपाई पर बैठ कर पढ़ रहे हैं या कुर्सी पर बैठ कर, इससे ज़्यादा आसानी और क्या है कि आपके घर पर लेक्चर आ रहे हैं। तो वो भी अगर नहीं करने तो फिर मुश्किल है, फिर लेक्चर सुनना कोई अहमियत नहीं रखता। आप जब तक अपने हाथ से उसकी असाइनमेंट तैयार नहीं करते, उसको दोबारा पढ़ते नहीं हैं, वो एबिलिटी आपकी जब तक काम नहीं आएगी, ये समझें कि लेक्चर का पूरा फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको रेगुलर पढ़ें। अभी ये जो लेक्चर है 1 बजे रखने का मकसद ये था कि हम ज़रा इसको ट्रायल में चेक कर लें। बाकी टाइमिंग आपके साथ हो गए, लेकिन एक मजबूरी बरहर रहेगी कि 2:30 बजे इंग्लिश का पीरियड होना है, वो आपने उसी वक्त तक किया करना है। बाकी टाइमिंग आप कहेंगे तो लेट कर लेंगे, 3:30 बजे से शुरू कर लेंगे। बाकी आप कहेंगे तो 1 बजे से शुरू कर लेंगे। बाकी सिलसिला जो है ना ये इसी तरह रहेगा। और जो लेक्चर हम देंगे कोशिश करेंगे उसके एमसीक्यू उसी दिन आपको मिल जाए, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर नहीं किया कि वो कौन सा सिलेबस जो है ना किस मेथड से पेपर लेने वाली है। तो दोनों तरह कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। अभी पार्ट 1 को करवा रहे हैं, जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होता है कोई अहम टॉपिक उसके साथ एमसीक्यू आ जाते हैं उसी पर मबनी। इससे चूंकि उन्हें फ्रेश होते हैं, कुछ उन्हें भी याद आ जाता है और लेक्चर भी अच्छी तरह तैयार हो जाता है। तो यही कोशिश है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो पूरी उम्मीद करते हैं आपकी तरफ से जिम्मेदारी के साथ पढ़ने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज ये मैं बाकी भी यही जायज़ा लिया था कि स्टार्ट से शुरू करें। जिन्होंने नहीं पढ़ा उस दिन 1-2 बच्चे ही थे पहले दिन क्लास में, तो बाकी जो है वो भी सुन लेंगे, तो ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि इसको हम आगे लेकर चल सकें। तो ये जितने सब्जेक्ट हैं, इससे पहले मैं ये पॉलिटिकल साइंस तो बेसिकली मैं करवा रहा हूँ जिसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशन करने हैं। तो उसमें सोशियोलॉजी जो है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा क्राइम पर मबनी है। वो मैंने एमसीक्यू ऑलरेडी चढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर, जिन्होंने अभी तक वहाँ से नहीं लिए वो वहाँ से चेक कर लें। उससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे आपको, ताकि वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी का 50% जो क्राइम वाले हिस्से पर मबनी है, तो वो भी आपको करवाना है। उसके अलावा आपका जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी इसी तरह हमने साथ लेकर चलना है। कोई कमी नहीं चाहते कि कोई ऐसी कमी रह जाए कि आप कहें जी पढ़ाई में कोई कमी है। बच्चे कम हो ज़्यादा हो इससे की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि वो अच्छी तरह तैयार हो और इम्तिहान के लिए उनके पास तो तमाम जो नॉलेज होना चाहिए वो है। तो अब शुरू करते हैं। पहला आइडियोलॉजी ऑफ तुर्की, ये हमारा पहला टॉपिक है और इस पर हमने दिए थे ये एमसीक्यू ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसी को मैंने समझाया था, यही उधर बयान किए थे, क्योंकि वहाँ हमारी पहली कोशिश थी। उस वक्त ये पता ही नहीं था, वो तो कह रहे थे ऑनलाइन होना है, तो इसलिए सिर्फ एमसीक्यू दे रहे थे, समझाने वाला काम नहीं कर रहे थे। तो ये काम अब साथ साथ इस तरह भी हो सकता है कि क्लास में दोबारा डिटेल के साथ आपसे कर लें ताकि सारी बातें आपके जहन में आती जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है तुर्की का, उसके बारे में एमसीक्यू में से पहला आपके सामने आ गया है। तो ये कौन पढ़ेगा, कोई रीडिंग करेगा? बेटा शांजे आप रीडिंग करें इसकी। जी बेटा। किसकी? ये एमसीक्यू नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर आपको? नहीं सर। कैसे नहीं नजर आ रहा? सामने मैं स्क्रीन पर लेकर आया हूँ अभी। मुझे तो सब बस आप नजर आ रहे हैं और कुछ भी इसमें नजर आ ना रहा है। शानदार पीपल के अंदर ना 3 नाम लिखे हुए हैं कॉलेज के, उनमें से एक के ऊपर क्लिक करोगी तो स्लाइड शो होंगी। हाँ भाई शो ही है बेटा। जी बेटा शो ही है स्लाइड। सर हो गया। चले बेटा पढ़े, ये पढ़ेंगे आप तो ज़रा टाइम बच जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी पार्टिसिपेशन भी रहे और बारी बारी मैं सब स्टूडेंट को कहूँगा कि जो स्लाइड सामने आती है वो पढ़ें,
तो वो पढ़ेंगे, मैं समझा दिया करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप रीडिंग करें। जी सर। In which constitution of Turk the six arrows are incorporated? 1961, 1982, 1995, all of above. हाँ जी, सवाल क्या है, पहले सवाल को समझ ले कि कमाल अतातुर्क जो जी सर। तुर्क कौम का फाउंडर शुमार होता है, मौजूदा जो सल्तनत है उसका, तो जंग के बाद, पहली जंग अजीम के बाद वो एक बड़े लीडर के तौर पर उभरा था। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ बुनियादें खड़ी की थी जो सिक्स एरोस के नाम से मशहूर है। तो यहाँ सवाल ये है कि वो पहला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें वो इनकॉर्पोरेट हुआ था। 61 में है, 82 में है, 95 में, या ऑल ऑफ अबव है। तो पहला एमसीक्यू ये है आपका, और जवाब अभी आपके सामने आ जाता है। बल्कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं शुरू 1924 के बाद, उन सब में ये लाजम होने, क्योंकि वही सिलसिला, वही मूवमेंट जो है ना वो चलती रही है। तो ऑल ऑफ अबव। अब इससे और एक चीज़ जो वाज़ेह होती है आपके सामने, एक तो 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन था, एक 1961 में बना था, एक 1982 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक 1995 में बना था। बेसिकली ये अमेंडमेंट आने के बाद उसकी नई शक्ल हो जाती थी। तो ये आप आपके सामने हिस्ट्री का अगर पहलू आपके सामने आए तो आपके सामने चार डेटें ऐसी जेहन में आनी चाहिए आपके, इन दिनों में ये कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। एक 1924 का, एक 1961 का, एक 1982 का, एक 95 का। तो यहाँ जो सवाल है वो ये है कि सिक्स एरो किस में इनकॉर्पोरेट किए गए थे। तो इन तीनों में किए गए थे, क्योंकि जा रहे वो दौर वही चल रहा था। कमाल अतातुर्क का अरूज था, उसकी पार्टी का अरूज था, उसके मानने वालों फॉलोअर का अरूज था। तो वो हर कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता था वो उन्हीं सिक्स एरो के इर्द गिर्द घूमता था। जैसे हमारे मुल्क में ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो है बड़ी अहमियत की हामिल है और हर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल रही है, इसी तरह वहाँ सिक्स एरो जो है ना वो चलते रहे। तो ऑल ऑफ अबव इसका जवाब हो गया। ये पहला एमसीक्यू का, दूसरा आ गया, ये भी आप पढ़ें भाई। जी बेटा। सर ये भी मैं पढ़ूंगी? आप भी पढ़ लें, आपको नजर आ रही है स्लाइड, बाकी तो ऐसे गुम हो गए हैं जैसे है ही नहीं। जी पढ़ लें। Six arrow means six salient features of constitution, six pillars of grand national assembly, six principle of सर ये क्या है? अतातुर्क। अतातुर्क उसका नाम था, जिसका मतलब था बाबा कौम। जी। अतातुर्क पूरा नाम। जी। अब ये क्या है, सिक्स एरो जब बार बार हम जिक्र करते हैं तुर्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये सिक्स एरो में कौन से लोग, कौन सी खसूसियात हैं, वो साइलेंट फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, सिक्स पिलर ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली हैं, सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ अतातुर्क है। सबसे पहले उनका स्टेटस क्या है कि वो अतातुर्क के बुनियादी असूल हैं। जब वो पहले बन गए थे, फिर वो बाद में साइलेंट फीचर में आया थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में रख दिया गया था उन्हें। तो उसके बाद बाकी उनकी अहमियत बनती है। तो ग्रैंड नेशनल असेंबली के सिक्स पिलर में वो शुमार ही नहीं होता। तो फीचर में ये बात आ सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि सिक्स एरो जो थे उनको मद्देनजर रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उनको तकमील तक पहुंचाने के लिए बनाया गया। लेकिन बुनियादी उसकी अहमियत क्या है कि अतातुर्क के बुनियादी असूल, वो सिक्स प्रिंसिपल ऑफ अतातुर्क कहलाएंगे। बुनियादी लफ्ज़ ये सामने आता है हमारे। उसके बाद क्या है, अभी कोई और ऐप बोलेगा शानजा के अलावा? कौन बोलेगा? जी बेटा, कोई और मौजूद है? सर लगता है सब एब्सेंट है। जी क्या लगता है? सर सब एब्सेंट है। ये एब्सेंट कैसे हो सकते हैं? अभी इसने देखा था कुछ लोग आगे हुए थे। चले आप पढ़े। हाँ पता नहीं सर। आप पढ़े। व्हाट डज अतातुर्क मीन? प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल लीडर, नेशनल हीरो एंड लीडर। कौन सा दुरुस्त है इसका जवाब? अभी आपको बताया।
क्या सर वो वो पीछे वाला? प्रेसिडेंट था, पॉलिटिकल लीडर था, नेशनल हीरो और लीडर था? तो क्या अतातुर्क का मतलब क्या हुआ? लास्ट वाला, नेशनल हीरो एंड लीडर। हाँ जी, 6 एरो इंक्लूड्स। हाँ भाई पढ़े बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ो ना ताकि जल्दी उन्हें बयान कर सके। सर किसी और को भी बोल लेना, नजर ही नहीं आ रहा कोई, ऐसे लगता है मैं ही लेक्चर ले रही हूँ अकेली। ये तो अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन मौजूद है, लेकिन सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो नाम भी इस वक्त मेरे सामने नहीं है। भाई कोई और मौजूद है? ये इधर बख्तावर भी है। बख्तावर प्लीज, बख्तावर तुम पढ़ो। बख्तावर बेटा पढ़ो। वो भी नहीं बोल रही। अली अदर भी नहीं है। सर अली चलिए मैं अदर, पढ़ती हूँ। 6 इंक्लूड जी पढ़े। रिपब्लिकिज्म, नेशनलिज्म, स्टेटिज्म, इटेटिज्म, ऑल ऑफ अबव। अटेटिज्म, हाँ भाई ये 3 चीज़ें लिखी हैं, तो पूछा यह जा रहा है कि क्या ये 6 एरो में शामिल है। 6 एरो का जो लफ्ज़ था उसकी वजाहत का एक तरह की आने वाली है कि क्या ये 3 चीज़ें जो हैं उसके 6 एरो में शामिल थी कि उन्होंने रियासत को रिपब्लिक स्टेट जो है करार दिया था, तो इसी वजह से रिपब्लिक से रिपब्लिकिज्म। दूसरा क्या है, नेशनलिज्म। तीसरा क्या है, अटेटिज्म। अभी वजाहत बाद में आएगी कि किसका क्या मतलब है। आल ऑफ, तो जवाब इसका है ऑल ऑफ अबव, कि ये तीनों 6 एरो में शामिल है। अब नेक्स्ट पढ़ें। ऑल ऑफ अबव का आंसर आपने देख लिया, अब अगला पढ़ें। जी पढ़े बेटा। जी बेटा रीडिंग करें। Which of the following is a part of 6 arrows? 6 एरोस, हाँ जी क्या चीज़ है? Modernism, populism, secularism, all of the above. ये कौन बोला है? सर हसाना। कि आप पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? सर माइक नहीं था काम कर रहा। अच्छा चले ठीक है, इसी तरह बारी बारी अब तरतीब से पढ़ते जाएं, मुझे सिर्फ अंदाज़ा हो कि स्टूडेंट मौजूद हैं। तो ये 6 एरो में से 3 आपने पहले कर लिए हैं, ये दूसरे पूछे जा रहे हैं। क्या ये उसका हिस्सा है? बिल्कुल हिस्सा है। मॉडर्निज्म, पॉपुलिज्म, ये मैं बाद में समझाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। सेकुलरिज्म, ऑल ऑफ अबव, तो जवाब इसका है ऑल ऑफ अबव। तो ये आपने पहले किया हुआ था साना, उसमें से देखकर आपने यूट्यूब यस नहीं सर मैंने देखी? किया। सर मैंने किया हुआ है ये पहले। अच्छा चलो, फिर तो आपको फर जवाब देना चाहिए। ये सारे बच्चे, मैं अब जवाब भी पूछूंगा बाद से, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्लासें आज ट्रायल लेक्चर है, उसके बाद बाकायदा हम डेली लेक्चर दिया करेंगे, उस पर MCQ भी उसी दिन हो जाया करेंगे। ठीक है, 6 एरो इंक्लूड्स, ये अभी हो गया। नहीं ये दूसरे हैं। जी बताइए इसमें क्या चीज़ें हैं? 6 arrows include modernism, industrialization, democracy and socialism. हाँ जी क्या चीज़ शामिल है इसमें? Modernism. इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है? No sir. डेमोक्रेसी नहीं है? No sir. सोशलिज्म? वो भी नहीं है। असल में आपने कहना है कि जवाब इसका क्या है। जवाब इसका है मॉडर्निज्म। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी जिक्र आ गया। जब मॉडर्निज्म वो कहते थे वो बेसिकली इंडस्ट्री का इनकलाब था, तो वो तो ऑलरेडी उसी लफ्ज़ में शामिल है। डेमोक्रेसी वो रिपब्लिक है, जब लफ्ज़ आज उसका मतलब जमहूरियत ही होता है, तो वो ऑलरेडी शामिल था। उनके टाइटल जो था उन्होंने रिपब्लिक के नाम से दिया था, इसलिए इसी को हम शुमार करेंगे। तो सोशलिज्म वहाँ किसी ना किसी शक्ल में कारफरमा रहा है, लेकिन हम उसको यहाँ जो उसके 6 एरो में शुमार नहीं करते। बाकी चीज़ों को सिर्फ वो करते हैं जो पॉइंट उसने बनाए थे, तो वो मॉडर्निज्म है सिर्फ।
जी हाँ जी, कोई तीसरा बंदा भाई? बख्तावर आप है? बख्तावर प्लीज आप बोलें। हाँ भैया, आप में से कोई पढ़ ले। सांझे आप पढ़िए। सर बहतावर तो अब रही नहीं है इधर। क्या नहीं है? बहतावर नहीं है, मेरे ख्याल से चली गई है वो भी। अच्छा चले फिर आप पढ़े। Name of political party who firstly includes 6 arrows in its program: True Path Party, Justice Party, sorry ये कौन किधर गया, Republican People's Party, all of above। हाँ जी, ये किसने अपने प्रोग्राम में 6 एरो शामिल किए थे? कोई बता सकता है बेटा? ये सब बाद की पैदावार पार्टी है। एक पार्टी शुरू से थी तो काफी अरसा वो अकेली पार्टी रही है, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी जिसका सरबराह जो है वो अतातुर्क था। अब ये पढ़े भाई। हाँ जी बेटा पढ़ो। भाई देर ना लगाया करें, जल्दी जल्दी पढ़ा करें, टाइम बचेगा उससे। जी According to etatism, state is empowered of intervene in military affairs. State is empowered to intervene in political affairs. State is empowered of intervene in all social, culture, and educational activities of the people. All of above। हाँ जी, इसका जवाब किसी को याद हो? हाँ भाई, कोई बता सकता है? सर ये स्टेट इज, ये तो नहीं सी वाला, सी वाला। सोशल कल्चर कोई जी, तईद करता है भाई एक्टिविटीज ऑफ इसका? द पीपल। कोई तईद करता है भाई इसकी? कोई और तईद करता है कि ये ठीक कह रही है शान से? हाँ जी मैं करती हूँ। मारिया कर रही है तईद? हाँ जी। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। ये यही है एटेटिज्म का बुनियादी क्या था, उन्होंने फिलासफी रखी कि ये इंटरवीन करेगी उसके सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में। ये मैं बाद में आपको बताता हूँ कि ये उन्होंने क्यों रखा था। कि बेसिकली जो इनकलाब था वो सल्तनत के खिलाफ था, खिलाफत जो थी उसके खिलाफ था। तो उन्होंने सारे ये पॉइंट रखे थे जो उसके असरात जो है ना पूरे माशरे से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी चीज़ें वो समझते थे। उन्होंने तलीमी इदारों में, सोशल एक्टिविटी में और कल्चर में मुदाखलत करने के लिए एटेटिज्म का लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया था कि रियासत ये काम कर सकती है। तो उसके लिए उन्होंने ये पॉइंट रख दिया जिसके ज़रिए फिर उसको लेकर चले और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार ये शामिल करना। तो सी हमारा दुरुस्त है। ये अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म, हाँ जी क्या है इसके बारे में, ये कौन बताएगा? पढ़ें भाई, रीडिंग करें। दूसरा जी आप पढ़ें भाई, कौन बोला है? हाँ जी जी बेटा पढ़ें, जी आवाज अभी आई थी, बोले जरा। According to secularism, religion has no concern in its state affairs. State has no interference in religion matter. State has no interference, scared religion feelings, all of the above. जी कौन सा दुरुस्त है? State has no concern in religion affairs. सेकुलरिज्म, सेकुलर का लफ्जी मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का लफ्जी है गैर मजहबी। रियासत जो है दखल नहीं देती, किन चीज़ों में नहीं देती, ये आपके सामने सारी चीज़ें आ गई।
ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड। रिलीजियस हैज नो कंसर्न इन स्टेट अफेयर, रियासत के मामलात में मजहब मुदाखलत नहीं करेगा। स्टेट हैज नो इंटरफीन इन रिलीजियस मैटर, और रियासत मजहब के मामलों में दखल नहीं देगी। स्टेट हैज नो इंटरफियर इन सेक्रेड रिलीजियस फीलिंग, तो रियासत जो है मजहबी जज्बात के साथ कोई उसका तल्लक वास्ता नहीं होगा। तो जवाब इसका दुरुस्त है, ऑल ऑफ अबव। सेकुलरिज्म में यही बात थी और यही बात उन्होंने शामिल की, ना मजहब रियासत के कामों में दखल दे, ना रियासत मजहब के कामों में दखल दे, ना मजहब रियासत के कामों में। जबकि वहाँ तुर्की में जो खिलाफत थी वो तो थी एक मजहबी कॉन्सेप्ट, वो इस्लामिक के कॉन्स्टिट्यूशन है, अगरचे वो तुर्की का बहुत दूर का तल्लक लगता है अरब से, और बाद में लेकिन सियासी तौर पर जब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए तो खिलाफत भी उनके पास चलेगी। तो खिलाफत और उसमें ये इसी बहस में नहीं पड़ते कि वो अपने म्यार पर पूरी उतरी या नहीं उतरी। हमारा इस वक्त कंसर्न है सिर्फ वो जो वाक़यात बीत चुके हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए हम उसी पर साथ करेंगे कि ये बेसिकली ये था कि अब उस अदारों में से और तमाम मकामों में से मज़हब को बेदखल कर दिया जाए। तो इस सेकुलरिज्म के नारे के तहत तुर्की में सेकुलरिज्म का फ़ायदा ये उठाकर कि मज़हब को रियासत के मामलात से बिल्कुल अलहदा कर दिया गया। ऑल ऑफ अबव दुरुस्त आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बेटा। हाँ जी, रीडिंग करें बेटा। Through these 6 arrows, the Turkish constitution gave up the Khilafat, adopt Khilafat, both A and B. जी, इसमें 6 एरो जो थे इसका बुनियादी मकसद क्या था? क्या खिलाफत ख़त्म करना था या खिलाफत को अडाप्ट करना था, या दोनों ही मकसद थे? दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अडाप्ट की नहीं क्योंकि इसके बाद खिलाफत वापस आई नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि खिलाफत को ख़त्म करना इसका मकसद था। तो इसी वजह से उसके बाद जो है वो दोबारा खिलाफत वहाँ कायम नहीं, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था जंग में शिकस्त के बाद कि हम अपने निज़ाम भी चेंज करेंगे। तो उन्होंने जो चेंज किया उसमें खिलाफत को बेदखल कर दिया गया, जो इस्लाम का एक अहम इंस्टीट्यूशन था और पूरी दुनिया में एक इत्तेहाद का ज़रिया था मुसलमानों का। जहाँ बर सगीर में तो हमारे उलमा इकराम ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट चलाई थी तरीक़े खिलाफत के नाम से। तो इस वजह से इसकी बड़ी अहमियत है। नेक्स्ट आ गया जी, रीडिंग करें। The Kemalist ideology depends on इस्लामिक व्यू है। view, socialism, 6 arrows of Kemal Ataturk. हाँ जी, किस पर डिपेंड करती है? 6 एरो, अभी 6 एरो के इर्द गिर्द ही हम घूम रहे हैं। ये हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, दूसरा अभी आ जाता है जिसमें अगला टॉपिक है, उसके एमसीक्यूज आने लगे हैं, उन्हें फिर करते हैं। लो भाई इसे ज़रा ठीक करो। पता नहीं कितनी है आवाज़, अब बोलेगा तो फिर है ना पता चलेगा। ठीक है, लो भाई दूसरा हिस्सा आ गया है, उसको हम पढ़ने लगे हैं। रीडिंग करें ताकि आवाज़ का अंदाज़ा हो जाए कि कितनी क्लियर है। जी, ग्रैंड नेशनल असेंबली के बारे में एमसीक्यूज हैं। जी पढ़ें जी, रीडिंग करें भाई। जी पढ़ें आप। In which article of the Turkish constitution are related to Grand National Assembly? हाँ जी, 50 to 60 है, 75 to 100 है, या 100 to 120 है। हाँ भाई, ये दरमियान में एक लड़के की आवाज़ आई थी, कौन थे? तारीफ करवाइए ज़रा। जी बेटा, जी बेटा, कौन था दरमियान में? नहीं, वो आपकी आवाज दबा रही थी।
अच्छा चले ठीक है जी, ये कौन बताएगा? जी बेटा किसके बारे में बताएं कि विच आर्टिकल ऑफ तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू ग्रैंड नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के बारे में कौन से आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल डील करते हैं? ये ऑलरेडी पहले दिया हुआ था। बी वाला शायद। सी वाला शायद। बी वाला है 75 से 100, आर्टिकल 75 से 100 तक उन्होंने इस बारे में रखे हुए। ठीक है, किस बारे में है ये? ग्रैंड नेशनल असेंबली के बारे में। जी क्वेश्चन नंबर 2, शानजे बेटा आप पढ़िए जरा जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी जल्दी पढ़ना। जी पढ़ें बेटा। जी सर पढ़ने लगी हूँ। टू whom does this definition एक मिनट belongs the body having primary power to make written law? सर ये ऑप्शन खुद ही पढ़ ले, मुझे नहीं। ब्लैक डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। जर्मी बेंथन की है ये डेफिनेशन, ब्लैक्स डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ये द बॉडी हैविंग प्राइमरी पावर टू मेक रिटन लॉ। जी कौन बोल रहा है? जी जवाब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये डेफिनेशन की है कि इसका ये मतलब होता है कि ये डेफिनेशन बिलोंग करती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, और इसका मतलब क्या है? द बॉडी हैविंग प्राइमरी पावर टू मेक रिटन लॉ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आगे पढ़िए जी, पढ़े कोई बच्चा? Which statement is legislation means authority who makes or set law? The term legislation is used to include all the authorities of lawmaking. Every expression of the legislature with some is directed to the lawmaking or not. All of the above. हाँ जी, जवाब कौन सा है? कोई जवाब देगा इसका? ये एक दुरुस्त है या सारे दुरुस्त है? All of the above. बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो ऊपर काम हम देख चुके हैं कि लेजिस्लेचर की एक डेफिनेशन बताई गई है कि जिसके पास अथॉरिटी होती है लॉ बनाने की, और क्या होता है? ऑल दी अथॉरिटी टू लॉ। जी 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 बोले बोले भाई को जो बोल रहा था, ऑल दी अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग। तो तीसरा आ गया एवरी एक्सप्रेशन ऑफ द लेजिस्लेचर विद सम इज डायरेक्टेड टू लॉ मेकिंग और नॉट। तो ये सारी चीज़ें आर ऑफ लॉ आपके आंसर में मौजूद है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जी रीडिंग करें बेटा। As its basis in legislature are called as statute law, enacted law, written law, all of these. लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी वो क्या उसका दर्जा हो जाएगा? स्टैचू लॉ बन जाएगा, इनेक्टेड लॉ बन जाएगा, रिटन लॉ बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हाँ जी, कोई मौजूद है भाई? हाँ जी, क्या जवाब दिया आपने? समझ नहीं आई। Sir, all of these. Sir, all of these. ऑल ऑफ दीज होगा, बिल्कुल ठीक है। जो लॉ बन जाता है वो मुल्क के स्टैचू का हिस्सा बन जाता है। इनेक्टेड लॉ होता ही वो है जो पास हो जाए असेंबली से। रिटन लॉ ज़ाहिर रिटन शक्ल में पास होगा, जुबानी तो नहीं पास होगा। ऑल ऑफ अबव ठीक है। हाउ मेनी डिप्टीज ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली इन तुर्की? 400, 450, 550। हाँ भाई कौन बताएगा? जी हाँ बेटा, कितना कितना बताया आपने? हाँ बेटा कितना बताया आपने? 450। 550। हाँ भाई फाइनल बताएं भाई, बाकी लोग भी बताएं।
सर 400। जी, और कोई ट्राई करे? ये तादाद सालों से तय है, इसलिए इसे बदल नहीं सकती। ये 550 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़े। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? Eligibility of to deputies according to the Article 76 is person who have not completed their primary education, who have not completed compulsory military services, who have derived of legal capacities, all of these, none of these. हाँ जी, क्या जवाब क्या हो गया? None of these. पर्सन हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्राइमरी एजुकेशन, क्या वो मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। No, sir. हु हैव नॉट कंप्लीटेड कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, वो तुर्की में बहुत जरूरी है कि मिलिट्री ट्रेनिंग मुकम्मल करे, वो भी नहीं बन सकता। हु हैव डिप्राइव्ड ऑफ लीगल कैपेसिटी, लीगल कैपेसिटी उसकी खत्म कर देते हैं अगर वो काम ये ना करे, या उसका किसी और रीजन से लीगल कैपेसिटी खत्म हो जाए, तो ये नन ऑफ दिस इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7। जी, रीडिंग करें बेटा। Choose the eligibility for a deputy of Grand National Assembly who are banned for public services, who is sentenced for 1 year, who have been convicted to offense, all of these, none of these. हाँ जी, कौन सा इसमें है? None of these. एलिजिबिलिटी आपने करनी है। जो पब्लिक सर्विस के लिए नाअहल हो जाए, क्या वो एलिजिबल है इलेक्ट होने के लिए? None of these होगा ना। हु इज सेंटेंस फॉर 1 ईयर, जिसे 1 साल सजा हो चुके, वो भी नहीं हो सकेगा। हु हैव बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंसेस, किसी जुर्म में सजा हो चुकी हो, तो कोई भी उसकी ऐसी चीज नहीं है जिसके जरिए उसे के लिए मुंतहब हो सकता है, इसलिए ये एलिजिबिलिटी के फैक्टर नहीं है। जी, ये पढ़े। Election term of the Grand National Assembly is 5 year, 4 year, 3 years. कितने साल के लिए बनती है? 5 year. नॉर्मली हर मुल्क में 5 साल बनती है, लेकिन बाज़ मुल्कों में नहीं बनती। मसलन अमेरिका में नहीं बनती, वहाँ 4 साल के लिए होता है सेनेट वगैरह। तो इसमें क्या, तुर्की में क्या? हाँ भाई, कोई बोल रहा है दरमियान में, लेकिन आवाज पहुंच नहीं रही हम तक। हाँ जी, बोलें तो कोशिश करें। कोई नहीं बोल रहा। सर यहाँ 4 year है। यहाँ 4 ईयर है। फिर फार्मूला तो फिर आपको जेहन में रखना चाहिए ना कि ग्रैंड नेशनल असेंबली का इलेक्शन 4 ईयर के लिए है। अमेरिका का भी 4 साल के लिए होता है, बाज़ मुल्कों में 5 साल होता है, लेकिन अभी यहाँ ही आप आगे कहीं पढ़ेंगे सदर की मुद्दत कुछ और है। तो आगे चले। करेक्ट स्टेटमेंट आपने देखनी है कौन सी है। जी पढ़े, कौन पढ़ने लगा था? जी पढ़े। Choose the correct statement. The member of Grand National Assembly will not represent their constituent. सर ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपने हलके जो है। जी, बट दी आगे पढ़े। But the nation as whole, the number of Grand National Assembly shall take off before assuming their office, both A and B, none of these. हाँ जी, पहला जो है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की नुमाइंदगी नहीं करता। जब वो मुंतखब बनता है तो एक हल्के से मुंतखब होता है, लेकिन मुंतखब होने के बाद वो सिर्फ हल्के का नुमाइंदा नहीं तस्वर किया जाता, वो पूरे मुल्क का हिस्सा तस्वर किया जाता है कि पूरी कौम का मुंतखब नुमाइंदा है। बाज इलेक्शन होते हैं जैसे हमारे में उसी इलाके की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनता कहता है जी मेरा इलाका ये है, मेरे इलाके के काम करें, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट उन्होंने ज्यादा वसी रखा हुआ है कि नहीं जी वो पूरे मुल्क का नुमाइंदा है।
तो दूसरा क्या है, नंबर नहीं है, मेंबर ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली शैल टेक ओथ बिफोर अज्यूमिंग देयर ऑफिस, कि वो असेंबली में जाने से पहले हलफ उठाएगा। तो ये दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बोथ ए एंड बी दुरुस्त है या नन ऑफ दीज के कोई भी दुरुस्त नहीं है? कौन जवाब Both A देगा जी? both A and B. चलो चेक कर लेते हैं। बोथ ए एंड बी दुरुस्त हैं, दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों बयानात जो हमने लिखे हैं ये दुरुस्त हैं जी। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू, ये पढ़ें भाई। Which of the following are true? The quorum of the Grand National Assembly is at least 1/3 of the total members. Majority vote for decision can under no circumstances be less than 1 plus a quarter of the total numbers of the members. हाँ जी, अब ये कोरम की बात है। कोरम क्या होता है भाई? शांजे आप बताइए, कोरम क्या होता है? कोरम किस चीज का नाम है? कोरम किस चीज का नाम है भाई? सर कौन सा? कोरम, कोरम क्या होता है उसकी वजाहत की जा रही है ना। तो कोरम का पता होगा आपको, तो फिर ही आप बता सकेंगे ना। हाँ भाई आप बताएं भाई, दूसरा क्या है? व्हाट इज मेंट बाय कोरम? सर जी सर आप बता दें, नहीं पता। मैं तो बताना ही है। चलो मैं चाह रहा हूँ बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करें। किसी और को आता है भाई? सर quorum एक इजलास को बोलते हैं जो एक टाइम में होता है। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। मिनिमम स्ट्रेंथ। हाँ ये ठीक है। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एक तय किया जाता है। कौमी असम्बली जब बनती है तो तय कर देते हैं कि कौमी असम्बली इजलास करेगी तो कितने कम से कम मेंबर होंगे तो इजलास जारी रह सकता है। तो कोरम का हमेशा मुराद है कि वो कम से कम तादाद जिससे इजलास जारी रह सकता है। आप कौमी असम्बली में देखें, जब किसी हुकूमती ने करना होता है कि कानून पास करते हैं तो वहाँ कोई अपोजिशन का खड़ा होकर कहता है जी कोरम नहीं पूरा, तादाद पूरी नहीं है इसलिए इजलास मुलतवी करें, तो स्पीकर को मुलतवी करना पड़ जाता है क्योंकि कम से कम तादाद लिखी हुई है हमारे आइन में। तो यहाँ भी उन्होंने कोरम के लफ्ज से ये मुराद है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर ए मीटिंग, नेसेसरी फॉर ए मीटिंग, ये डेफिनेशन आ गई उसकी। तो मीटिंग ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली, क्योंकि हम ग्रैंड नेशनल असेंबली का पढ़ रहे हैं तो अब इसमें क्या है, इज एट लीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स, टोटल मेंबर्स। अगर इस हाउस के अभी हमने बात की 550 मेंबर हैं, तो इसका 1/3 हाउस में मौजूद होगा तो इजलास जारी रह सकता है। एक भी कम हो जाए और कोई निशानदेही कर दे, हो सकता है इजलास जारी रहे, स्पीकर दोबारा ना गिनती करे, लेकिन दरमियान में कोई अपोजिशन का उठकर एतराज कर दे कि जनाब ये 1/3 है ही नहीं है, तो उसका मतलब होगा कि ये इजलास जारी नहीं रह सकता। दूसरा क्या है, मेजॉरिटी वोट फॉर डिसीजन, मेजॉरिटी वोट फॉर डिसीजन कैन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस बी लेस देन 1 plus a quarter of the total members of the member of the members। टोटल जो मेंबर हैं उनका 1 क्वार्टर वो जो है ना मौजूद हो तो फिर कोई मेजॉरिटी वोट हो सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में हमने बताना है, ये दुरुस्त है, बोथ ए एंड बी दुरुस्त हैं या नन ऑफ दीज हैं। तो अभी आपका आ गया जी, क्या बोल रहे हैं जी, दोनों दुरुस्त हैं या बोथ ए एंड बी दुरुस्त हैं जी, या कोई भी दुरुस्त नहीं है? बोथ ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हैं। ठीक हो गया जी। अब दोबारा देख लें ताकि आपको गलती ना लगे। द कोरम फॉर ग्रैंड नेशनल असेंबली एट लीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबरों का। बास का एक और इस्तेलाह बाज़ मुल्कों में इस्तेमाल की जाती है, यहाँ मैं डिटेल से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए कि प्रेजेंट मेंबर्स, प्रेजेंट मेंबर का 1/3, ये नहीं है सवाल, ये ना समझें कि ये सवाल है कि प्रेजेंट मेंबर हाउस में अगर 400 मेंबर बैठे हैं तो उनका 1/3 या उनका 1 क्वार्टर चेक कर लें। यहाँ टोटल का लफ्ज़ जिससे मुराद है 550 का 1/3 देखना है। अगर वो मौजूद है
तो फिर वो अजलास हो सकता है। तो यहाँ बोथ ए एंड बी का लफ्ज दुरुस्त है दोनों के लिए। अगला पर चले, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई मारिया, आप पढ़े, आपने एक भी नहीं पढ़ा अभी तक। जी मारिया बेटा पढ़े। Choose whether the statement is true or not. The Grand National Assembly of Turkey have the power to enact, amend, and repeal the laws. ये क्या word है? स्क्रूटनीनाइज्ड। स्क्रूटनीनाइज होता है कि जिसको अच्छी तरह चेक करना। To Council of Ministers. True, false, irrelevant. और क्या यहाँ लिखा है, ग्रैंड नेशनल असेंबली क्या कर सकते, ये उसके बारे में पूछा गया है कि ग्रैंड नेशनल असेंबली के पास क्या पावर है। क्या वो इनेक्ट होता है, कोई कानून बनाना, पास करना, अमेंड उसमें कोई तरमीम करना, रिपील रिपील होता है उसमें से कोई खत्म कर देना चीज, उस कानून को खत्म कर देना। तो क्या पावर होती है, तो स्क्रूटिनाइज क्या होता है कि वो जो जायजा लेते हैं इस अमल का कि इसे अमेंड करना है, इसे इनेक्ट करना है, तो जो मुकम्मल तसल्ली से उसकी चेकिंग होती है उसको स्क्रूटिनाइज कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कौन करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है कि उसके तक भेजने के लिए हम ये करें कि उसको अच्छी तरह ग्रैंड नेशनल असेंबली उसका जायजा ले ले कि उसने जब लॉ पास करना है तो उसके सामने सारी चीज़ें जो है ना वाजिया हों कि ये कानून पास करना है, इसमें अमेंड करनी है या रिपील करना है। तो स्टेटमेंट दुरुस्त हुई ना फिर कि ये स्टेटमेंट हमने जो बनाई है ये दुरुस्त है कि ये सिक्योरिटी का काम वाकई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है जो ग्रैंड असेंबली ने कानून बनाना है। जी क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी सांझे बेटा आप पढ़िए। What are the correct power and function of Grand National Assembly तुर्की? जी पढ़े। Primary function of the Grand National Assembly is to enact new laws. The minister introduce the bills on the floor of Grand National Assembly. Private member may introduce private bills, all of above. ये तरीकेकार बताया गया है कि किस तरह पास होता है बिल। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्रैंड नेशनल असेंबली इज टू इनेक्ट न्यू लॉज, नए कानून बनाना सबसे बुनियादी काम है ग्रैंड। ये एक स्टेटमेंट है, आपने इसको करेक्ट करना है। दूसरी क्या आ गई कि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द बिल ऑन द फ्लोर ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली। अमूमी तौर पर होता है हमारे मुल्क में कि मिनिस्टर कोई बिल पेश करते हैं कि जनाब ये बिल हम लेकर आए, इसको कानून बनाना है। तो वो वहाँ भी उन्होंने यही पूछा है कि क्या मेंबर्स पेश करते हैं, इसकी आपने तस्दीक अभी करनी है। प्राइवेट मेंबर्स मे इंट्रोड्यूस प्राइवेट बिल्स, प्राइवेट मेंबर्स भी कोई हक होता है कि वो कोई बिल लाना चाहें तो वो बिल पेश कर दें। तो यहाँ ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपने बताना है कि ऑल ऑफ अबव जो है ये डेफिनेशन दुरुस्त है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो कौन बताएगा? जी बेटा हेलो सर इसका ऑल ऑफ अबव है। ये ये all of above होगा। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ लिया है, बल्कि ये पहले भी चूंकि मौजूद सा अगर देखा है तो ये ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव ये ठीक है। यही तरीक़ेकार है तुर्की में भी कि या तो वो मिनिस्टर जो है पेश करते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर पेश करते हैं, और असेंबली का क्या काम है वो उसमें अमेंडमेंट करे, उसमें इनेक्ट करे कि कानून पास करे। ये उसका फिर तीनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। जी ये पढ़ें भाई, ये कौन पढ़ेगा? हसाना बेटा आप पढ़िए। जी बेटा कोई पढ़े जिसको आवाज आ रही है। Choose power and functions. चलो जी। हसाना पढ़ो। Choose power and functions.
through the Council of the Ministries are not members of the Grand National Assembly that they can participate in assembly proceedings. The member of the Council of the Ministries may give answer to the members' questions. The Grand National Assembly delegates authority to Council of the Ministers, which can issue deeming the force of law. ये आप तीनों आगे स्टेटमेंट इनके बारे में हमने करना है। पावर एंड फंक्शन जो है कौन सा दुरुस्त है, ऑल ऑफ दीज हैं या कोई भी नहीं है। तो पहला क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द मेंबर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द ग्रैंड नेशनल असेंबली बट दे कैन पार्टिसिपेट इन असेंबली प्रोसीडिंग। जिस तरह हमारे मुल्क में पास सेंटर होते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, तो उसके बाद उनका हक होता है वे कौमी असम्बली के इजलास में जाएं और उनके मिनिस्ट्री से मुतल्लिक़ सवाल हो तो जवाब दें। इसी तरह तुर्की में भी ये कानून है, तो जो बाज़ का मेंबर नहीं होते असेंबली के लेकिन वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर वो जवाब देने के लिए जा सकते हैं, उसकी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं असेंबली की। तो ये ऑलरेडी मौजूद है वहाँ। दूसरा क्या है, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे गिव क्वेश्चंस आंसर्स टू दी मेंबर्स क्वेश्चन। मेंबर बार का सवाल करते हैं तो उसका जवाब क्या वो दे सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबरान यस दे सकते हैं, क्योंकि असेंबली में जाएंगे तो जवाब भी दे सकते हैं। तो सी जो है, ग्रैंड नेशनल असेंबली डेलीगेट्स अथॉरिटी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच कैन इशू डिग्री हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ये एक अख्तियार है डिग्री जारी करने का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मिलता है। तो कौन देती है? नेशनल असेंबली देती है कि आप इसके डिग्री जारी कर सकते हैं जिससे किसी कानून को फोर्स ऑफ लॉ मिलती है। तो वो पहले नेशनल असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अख्तियार देगी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डिग्री जारी करेगी। तो ये सारी स्टेटमेंट दुरुस्त है। ऑल ऑफ दीज का जवाब जी। क्वेश्चन नंबर 14 जी पढ़े जल्दी से। Choose whether this statement is correct or not. The National Assembly, the Grand National Assembly can keep the Council of the Minister under its thumb by using the device of no confidence. ये मैंने बड़ा टेक्निकल सा सवाल बनाया हुआ है। चूज वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। ये चूंकि मिलता नहीं किसी किताब में और इस तरह का सवाल करते नहीं, इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाया था। असेंबली कैन कीप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर हिज थंब बाय यूजिंग द डिवाइस ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कि नो कॉन्फिडेंस मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ कौन पास कर सकता है? असेंबली कर सकती है। तो अगर वो कर सकती है, क्या उसको वो एक डिवाइस के तौर पर, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करती है कि अगर इन्होंने हमारा पास किया कानून जो है वो आगे जारी ना किया तो हम क्या करेंगे? यस, इसका जवाब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये एक बिल्कुल हकीकत है कि वो ग्रैंड नेशनल असेंबली के नीचे रहेगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर वो ना माने उसकी बात तो किसी भी वक्त अदम एतमाद कर सकते हैं। तो एक आला उनके पास मौजूद है जिसके ज़रिए वो उसे मजबूर कर सकते हैं। तो जवाब हमारा हो गया दुरुस्त। और क्वेश्चन नंबर 15 ये पढ़ें भाई। Which statement is true? The Council of the Ministers prepare and present the budget. The Grand National Assembly can approve the budget. The Grand National Assembly can debate the budget but cannot alter the budget. All of these. और अब जवाब क्या बनेगा? All of these. समझ ले पहले। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड द बजट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है तैयार करती है बजट और फिर वो असेंबली में पेश करती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ग्रैंड नेशनल असेंबली कैन अप्रूव द बजट। ग्रैंड नेशनल असेंबली उस बजट को पास करेगी। तो उसके बाद क्या आ गया? ग्रैंड नेशनल असेंबली कैन डिबेट द बजट बट कैनॉट अल्टर द बजट। तो ये एक बहुत बड़ा अख्तियार है कि ग्रैंड नेशनल असेंबली उस पर बहस तो करती है लेकिन उसमें तब्दीली नहीं कोई ला सकती जो ग्रैंड नेशनल असेंबली ने पास किया। ये ग्रैंड नेशनल असेंबली एक बड़ी ताकत आ जाती है उसके पास। तो ये जवाब क्या है? ऑल ऑफ दीज इसका दुरुस्त होगा क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो नेक्स्ट पढ़ें। Which statement is correct? The Grand National Assembly is the most powerful in theory by practically all authorities is exercised by the President of the Republic. The will of the Council of the Ministers is superior to the will of the Grand National Assembly. The private member can't move any bill
only A and B, all of these. इसमें से हमने कौन सा दुरुस्त करना है, ऑल ऑफ दीज है या पहले दो ठीक है? तो दोबारा मतलब की तरफ जाएं, इज द मोस्ट पावरफुल इन थ्योरी बट प्रैक्टिकली ऑल अथॉरिटीज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक। क्या ये बात दुरुस्त है कि बज़ाहिर तो कागजों में ये नजर आता है हमें कि एक थ्योरी के तौर पर कि वहाँ ग्रैंड नेशनल असेंबली बड़ी बाख्तियार है, लेकिन सदर सारे इख्तियारात इस्तेमाल करता है। दूसरा क्या फिक्रा है, द विल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सुपीरियर टू विल ऑफ द ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसके बारे में भी अपनी राय देनी है कि किसकी मर्जी चलती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो क्या वो ग्रैंड नेशनल असेंबली पर भारी पड़ सकती है? तो प्राइवेट मेंबर बिल अपना पेश कर सकता है। ये भी हमने पॉइंट किया पिछली एक एमसीक्यू में। तो तीनों के बारे में हमने बताना है कि ए और बी दुरुस्त है या सारे ही दुरुस्त हैं। तो ये ओनली ए एंड बी। नहीं, ये जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमने भी पढ़ा है, बिल पेश कर सकता है। तो इसलिए लेकिन ये सर इसमें लिखा हुआ जी? लेकिन सर इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि प्राइवेट बिल नहीं दे सकते। किसमें लिखा हुआ है? ये जो ऑप्शन अभी आया है ना हमारे पास, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है प्राइवेट मेंबर कैन नॉट मूव एनी बिल, यानी कि वो बिल नहीं पेश कर सकते। हाँ नहीं, ये स्टेटमेंट हमने असल में करनी थी कि ये स्टेटमेंट ऊपर क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, चूज करनी है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, जो हद तक जो सवाल की हद तक ये दुरुस्त है कि पहली दोनों दुरुस्त है, तीसरी दुरुस्त नहीं है। क्यों? वो पेश कर सकता है, इसलिए ए एंड बी उन्होंने दिया है, लेकिन बिल तो पेश कर सकता है, अभी हमने पढ़ा है। इसलिए ये करेक्ट आपने चूज करनी है। तो करेक्ट में ए एंड बी का जवाब दुरुस्त है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस सिरे से गलत है। फॉलो किया पॉइंट? क्यों भाई? यस सर। फॉलो किया? क्वेश्चन ऊपर देखे ना, वे स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉलो, क्वेश्चन ऊपर देखे ना। यस Follow- सर, समझ आ गई है। हाँ, अब समझ आई ना आपको। प्राइवेट मेंबर Yes. बिल दे सकता है, लेकिन यहाँ उसने लिखा कि नहीं दे सकता। तो वो ऊपर कह रहा है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? तो करेक्ट दो है, ये Yes. गलत है। इसका मतलब है वो दे सकता है बिल, अभी हमने पढ़ा। तो ए एंड बी उसका जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन को जरा गौर से देखें तो वो गलती नहीं लगेगी जो हमें लगी है। जी, क्वेश्चन नंबर 17 जी, 17 पढ़े। Comment on this statement. Authorization is issued desired having the force of the law under article number 91. हाँ जी, ये बेसिकली पूछा ऑथोराइजेशन के बारे में। ऑथोराइजेशन का भी हमने पढ़ा था कि ग्रैंड नेशनल असेंबली किसको अख्तियार देती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अख्तियार देती है डिग्री जारी करने के लिए। मकसद क्या होता है? फोर्स ऑफ लॉ फ्राहम करे, किसी कानून जो पास हो गया उसको फोर्स एंड लॉ पास करे, डिग्री की शक्ल में पास करे। हमारे मुल्क में तरीक़ेकार है कि जो असेंबली पास करती है वो गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया हो जाए तो वो कानून का दर्जा बन जाता है। और उसके पहले क्या तरीका है? पहले असेंबली पास करती है, फिर सेनेट पास करती है, फिर सदर के साइन होते हैं, फिर वो गजट में चला जाता है। तो जब हो जाए ये सारे प्रोसीजर तो कहते हैं जी लॉ बन गया। लेकिन उन्होंने रखा हुआ है जी पास करने के बाद वो ग्रैंड नेशनल असेंबली को डिग्री पास करने का भी इख्तियार देंगे। पूछा ये गया है कि कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, तो आपने असल में इस पर करना है, तो वो 91 है। ठीक है, तो जवाब इसका हो गया करेक्ट कि 91 सेक्शन ही इस पर अप्लाई होता है। हाँ जी, ये पढ़ें जी। Comment on this statement. Ratification of the international treaties are under the article number 91. 91 में क्या चीजें हैं? रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 91। ये पूछा ये कि जा रहा है, पिछला भी जरा देख लें कि उसमें भी 91 था। हाँ वही था। तो ये भी है कि 91 के अंदर एक और चीज आती है, रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी। बाज़ हुकूमतें अपने इंटरनेशनल मुआहदा करने में आज़ाद होती हैं, अपनी मिनिस्ट्रियों में ही उनकी बात होती है, वहाँ उन्होंने इसका पास करने का रेटिफिकेशन का तरीक़ा रखा हुआ है कि हुकूमत कोई भी इंटरनेशनल मुआहदा करे तो वो असेंबली में पेश हो, तो उसकी रेटिफिकेशन करे। करेक्ट हो गया, फिर जवाब करेक्ट है जी। इस पर तबसरा करें।
Comment on this statement. Duties and the power of the Grand National Assembly are under Article number 87. ग्रैंड नेशनल असेंबली की पावर किस आर्टिकल के तहत है? 87 का हवाला दिया है, सिर्फ आपने तस्दीक करनी है। ये मुश्किल नहीं, आसान है। अगर थोड़े से आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो किताब आपकी में दिए हुए हैं, आर्टिकल थोड़े बहुत याद किए हुए हैं, तो ये मकसद इस सवाल का, इन सवालों का सबका यही मकसद, 3-4 सवाल मैंने ये बनाए थे ताकि आप में ये रुझान पैदा हो कि हमने आर्टिकल भी याद रखने हैं। ये ना हो कि आप कहें जी नहीं सब्जेक्टिव सा पढ़ लिया बस ठीक है। आर्टिकल भी वो पूछ सकते हैं जी, मशहूर आर्टिकल 90 भी मशहूर है, 91 भी मशहूर है, 87 भी मशहूर है। तो इसको आपने बताना है किसके बारे में? ग्रैंड नेशनल असेंबली के बारे में। बिल्कुल दुरुस्त है। अगले कब पढ़े भाई जी? हाँ जी, कमेंट। Comment on this statement. Laws of the membership is under the Article number 84. 87 का आया, 91 का पहले आया, अब 84। तो क्या ये दुरुस्त है कि मेंबरशिप जो लास्ट होती है, जिसको ख़त्म करना कहते हैं मेंबरशिप किसी असेंबली के मेंबर की, वो आर्टिकल उसका 84 है? ये आपने बताना है। तो जवाब क्या होगा आपका? ट्रू है। ट्रू ही हम लिखेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा मुश्किल बनाने की ये हो सकती थी कि आपको एक आर्टिकल दर आगे गलत उसका तशरीह करें, लेकिन उससे चूंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि डेटे में जो या जो आर्टिकल वगैरह के नंबर हैं वो इस तरह बताएं कि बच्चे गलत ना याद करें, सही याद करें। तो इस तरह बनाया गया ये MCQ। तो ये आज का आपका ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ। ये हमने पिछला रिपीट किया है लेक्चर की शक्ल में MCQ जो बने थे, और अभी हम अगला टॉपिक भी देखकर उसको 7 लेक्चर भी होगा, 7 MCQ भी होंगे। तो वो इंशाल्लाह कल से शुरू, कल शायद सिर्फ आपका इंग्लिश का हो 2:30 बजे पीरियड। उसके बाद अगले हफ्ते आपकी बारी आ जाएगी। और 3 दिन पढ़ना है या 2 दिन, ये आप बता दें अभी। हाँ भाई बेटा, जरा जल्दी से अपनी राय दें कि 3 दिन काफी है या 2 दिन में कर लेंगे। अगर 3 दिन है तो आपका इसी तरह होगा, आपका सोमवार मंगल बुध। हाँ भाई राय दें बेटा। शानजे बेटा। जी सर, 3 दिन आप मंडे से शुरू होगा फिर? नहीं, अगले हफ्ते से मंडे से शुरू होगा। टाइमिंग जी वही कह रही हूँ। तो 3 दिन ठीक है या 2 दिन ठीक तो है? सर कितने लेक्चर हुआ करेंगे? 3 से 4 डेली हुआ करेंगे। 3 से 4 हुआ करेंगे सर। 2 दिन ठीक है सर। हमारा बाकियों से पूछ लें। लेकिन सर बेटा हमारा सिलेबस ऑलरेडी बहुत पीछे, आई थिंक 3 दिन ठीक है। वैसे मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन बहरहाल बाकी भी राय दें। और भाई और कौन कौन मौजूद है भाई, वो भी बताएं। सर मारिया पता नहीं किधर गई है, उससे भी पूछ लें। और वो साथ ऑपरेट भी कर रही है ना सिस्टम। चलो जी ठीक है, फिर आप ले लेंगे। तो मेरा ख्याल है अगले मंडे से हम शुरू करेंगे, फिर दोबारा मशवरा कर लेंगे। 3 दिन ही